मानव को केवल तात्कालिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति न करे बल्कि स्थायी तौर पर भविष्य के लिए भी विकास का आधार प्रस्तुत करे, वो कहलाता है सतत पोषणीय विकास। यानी कि ऐसा विकास जो मानव को वर्तमान संबंधी, वर्तमान जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति को न करे, सिर्फ कि वर्तमान में जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई वही विकास नहीं, यानी कि लंबे समय तक जो विकास चले, लंबे समय तक जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे या फिर वो स्थायी रूप से बन जाए, वो कहलाता है सतत पोषणीय विकास। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्ति या व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोक्ता के समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में माना जाता है। देखो, प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, एक राष्ट्र की पूरे राष्ट्र की आय होती है, और प्रति आय का मतलब होता है संपूर्ण आय बटे जनसंख्या, यानी कि कितनी आय हुई है उसमें जनसंख्या कितनी है उसका भाग लेते हैं, जो हिस्सा आ जाता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। 1970 के दशक में पुनर्वितरण के साथ वृद्धि की समानता विकास की परिभाषा में शामिल किया गया। यानी कि 1970 का जो दशक था उसमें पुनर्वितरण किया गया, दोबारा से किया गया, जो समय के साथ क्या था उसमें वृद्धि की गई, यानी कि वृद्धि जो थी उस वृद्धि को परिभाषित करके उसमें शामिल किया गया। लोगों के कल्याण को और रहन सहन के स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर और राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों से संबंधित उद्देश्य भी सम्मिलित किए गए। यानी कि 1970 के बाद जो थी, 1970 के बाद उसमें देखो कई चीज़ें शामिल की गई, जिनमें व्यक्ति जो था, व्यक्ति का संपूर्ण जो सब लोग हैं उन लोगों का कल्याण किया जाए, रहन सहन का उनका स्तर है जो स्तर ऊंचा उठाया जाए, अच्छा स्तर किया जाए, स्वास्थ्य हुए व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो, समान अवसर मिले, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने के समान अवसर मिले, चाहे वो पिछड़ा है चाहे विकसित है, राजनीतिक और नागरिक अधिकार सब व्यक्ति को प्राप्त हो। इन उद्देश्यों को इसमें क्या किया गया था, सतत पोषणीय विकास में शामिल किया गया था। 1968 में प्रकाशित एहरलिन पुस्तक के पॉपुलर बम्ब और 1992 में मिडोन्स की पुस्तक द लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक के अंतर्गत पर्यावरण विधियों में गहरी चिंता व्यक्त की। यानी कि जो दशक 1968 जो था, उस 68 में तो एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी एहरलिच, जो पुस्तक जो थी वो पॉपुलर बम्ब थी, तथा 1992 में जो मिडोस ने पुस्तक जो दी थी वो थी द लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक। इसके नाम से इन्होंने क्या कि पर्यावरण जो संबंधित विकास था उस पर गहरी चिंता व्यक्त की। नेक्स्ट है पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर विश्व पर्यावरणीय और विकास उपयोग की स्थापना की गई। इसकी रिपोर्ट 1987 के अंतर तो कम फ्यूचर में प्रकाशित की गई, यानी पुस्तक जो थी कॉमन फ्यूचर जो पुस्तक थी, यानी कि अवसर के कम 1987 में जो पुस्तक लिखी कॉमन फ्यूचर, उसमें इसकी जो पर्यावरण संबंधी जो बात थी उस पर्यावरण संबंधी बात उसमें प्रदर्शित किया। नेक्स्ट आता है सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय, यानी कि सतत पोषणीय विकास जो है उसको बढ़ावा देने वाले कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से नहीं है। पहला है विकास एवं उत्पादन वृद्धि हेतु पर्यावरणीय मित्र प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रसार करना, यानी कि सतत पोषण विकास करने के लिए पर्यावरण में वृद्धि करना, पर्यावरण जो है उसके विकास, पर्यावरण जो उसमें सतत पोषण विकास वृद्धि करना, और पर्यावरणीय मित्र जो है पौधे, जो पर्यावरण मित्र पौधे जो है उनका भी संपूर्ण रूप से विकास करना। नंबर 2 है नवीन परियोजनाओं की स्थापना से पूर्व पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन और आर्थिक दक्षता और अनुपयुक्त मापन कर लिया जाए। यानी कि बात यह है कि आप जब नवीन योजना बनाओगे, नई परियोजना कोई तैयारी करोगे, उससे पहले यानी कि उससे पूर्व एक तो पर्यावरण सुरक्षा की रहनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पर्यावरण सुरक्षित न हो, पर्यावरण सुरक्षा की रहे, परिस्थितिकी संतुलन बना रहे, आर्थिक क्षमता जो है उसका आर्थिक क्षमता का विकास हो, और उस आर्थिक क्षमता के अनुकूल ही मापदंड लिया जाए, यानी कि पर्यावरण संबंधी अनुकूल मापदंड लिया जाए। 3 है पर्यावरण संरक्षण एवं उत्पादन का
उत्पादन वृद्धि का विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण जो है उसका पर्यावरण संरक्षण को रखा जाए, पर्यावरण को बचा के रखा जाए एवं उसमें उत्पादन में वृद्धि कर उस उत्पादन को वृद्धि कर विकेंद्रीकृत किया जाए, यानी कि उसमें वृद्धि किया जाए और पर्यावरण को सुरक्षित या संरक्षित रखा जाए। नंबर 4 है पर्यावरण अवनयन रोकने हेतु कठोर कानून बने और उनका कठिनता से पालन किया जाए, यानी कि पर्यावरण जो है उस पर्यावरण जो है पर्यावरण को रोकने के लिए, पर्यावरण यानी कि वनों को जो व्यक्ति काटते हैं, पर्यावरण प्रदूषण जो व्यक्ति करते हैं उनको रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाए और कठोर कानून के साथ साथ उन व्यक्तियों से उसका पालन कराया जाए। नंबर 5 है जन सहभागिता को पर्यावरण कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जन सहभागिता मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं उन व्यक्तियों को पर्यावरण जो है उस पर्यावरण की सहभागिता, पर्यावरण कार्यक्रम जो लेते हैं उस कार्यक्रम बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए उन व्यक्तियों को बुलाया जाए, बढ़ चढ़कर उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए कि आप पर्यावरण जो सहभागिता मिल रही है उसमें आप भाग लो, पर्यावरण कार्यक्रम जो भी होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग ले। 6 सरकार नौकरशाही बीडीओं और सरकारी संगठनों के प्रभाव एवं संरचनात्मक कानून को शामिल बढ़ावा दे, यानी बात ये कि जो है सरकार जो नौकरशाही करती है उस नौकरशाही को कम किया जाए, उसको बढ़ावा न दिया जाए। बाकी ये है कि जो सरकारी संगठन जो है जो सरकारी संगठन उनको प्रभावी किया जाए एवं मान लीजिए संरचना बहुत जो बढ़िया उनको बात ये है कि यानी कि व्यक्ति ने सरकार में हो सकता है कोई जैसे उन्होंने वहाँ पर पाबंदी लगा रखी हो, कोई कानून बना रखा है, उस कानून के प्रति ऐसा ना हो कि उन व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव हो, प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए उस कार्यक्रम को किया जाए। 7वां है नवीकरण वृक्षों का संरक्षण, मेखला का निर्माण और चारागाहों का विकास किया जाए, यानी कि नवीनीकरण, नए जो वृक्ष हैं उनका संरक्षण, नए वृक्षों का संरक्षण किया बचाया जाए, नए वृक्ष लगाया जाए, पुरानों को बचाया जाए, संरक्षण किया जाए। मेखला का निर्माण, मेखला का मतलब होता है नए वृक्षों का आप स्थापित कर दे। चारागाहों का विकास किया जाए, यानी कि पिछड़े जनजाति के विकास के लिए चारागाहों का विकास किया जाए, जिससे क्योंकि उन व्यक्तियों का जो है सतत पोषण का मतलब पशुओं को चराने के लिए उनको एक स्थान दूसरे स्थान पर ना जाना पड़े। नेक्स्ट निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय एवं संसाधन स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाए। बात यह है कि यानी कि मान लीजिए कोई निर्धन व्यक्ति है जिसकी आर्थिक स्थिति कम है, निर्धन व्यक्ति है, आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति हैं, उनको एक तो पहली बात तो क्या है कि चारागाह के लिए कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराई जाए, जिससे वो भूमि उपलब्ध कर ले, और भूमि उपलब्ध के साथ साथ उन्हें कुछ संसाधन भी उपलब्ध कराया जाए, उन संसाधनों को उपलब्ध कराया जाए जिनसे वो अपना विकास कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की परियोजना है, बाकी राजस्थान पंजाब हरियाणा तीनों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है उस पश्चिमी भाग में राजस्थान के वहाँ पर जो सूखा संभावित क्षेत्र था उस सूखे संभावित क्षेत्र में विकास करने के लिए इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया। इंदिरा गांधी नहर जो है मसीदावाली हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, बॉर्डर रोड बाड़मेर तक जाती है, बाकी से निकाला गया हरी के बैराज से निकाला गया, सतलज और ब्यास नदियों का जो संगम है वहाँ से निकाला गया, जिसमें राजस्थान पंजाब हरियाणा तीनों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। अब देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी, ध्यान रखना क्योंकि मानव निर्मित परियोजना विश्व की सबसे निर्मित है, जो मानव पैजी है और विश्व की सबसे बड़ी, बाकी प्राकृतिक अलग होती है, कृत्रिम जो है मानव निर्मित जो है, इसलिए से इसे बनाने का सुझाव सन 1948 में बीकानेर का एक सिंचाई इंजीनियर था कंवर सेन, 1948 में बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने दिया था। इस नहर का मुख्य उद्देश्य जो था पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई जल, पेयजल, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, अन्य उद्देश्यों हेतु मतलब इसको उपलब्ध करवाना था। यानी कि 1948 में इंजीनियर कंवर सेन ने कहा था कि एक इंदिरा गांधी नहर हरी के बैराज से निकाली जाए, जिससे राजस्थान के पश्चिमी भाग जो है वहाँ पर जल प्राप्त हो जाए, और जल प्राप्त होने पर वहाँ पर वो व्यक्ति कृषि कार्य कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, आदि काम इसका वो उपयोग में ले सकते हैं। यह परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, यानी कि 2 जून 1948 को जब इस नहर को कंवर सेन ने दिया था तब इसका नाम था राजस्थान नहर था। पहले जो था प्रारंभ से राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता, पर 2 जून 1984 को इसका नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नाम
रख दिया गया इंदिरा गांधी के ऊपर 2 नवंबर 1984 को। इसे हरी के बैराज नामक स्थान से निकाला गया। हरी के बैराज स्थान जो नामक स्थान है वहाँ से निकाला गया। दो नदियाँ सतलज और ब्यास नदियों का संगम जो होता है उस नदी के संगम से इस नहर को निकाला गया। हरी के बैराज जो है वो इसका मुख्य स्थान कहा जाता है जहाँ से निकालते हैं, प्रारंभ होती है, तो हरी के बैराज से निकाला गया। इसकी फीडर सहित कुल लंबाई, अगर राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान में देखी जाए तो फीडर सहित इसकी कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है, जो कि मसीता वाली जो है हनुमानगढ़ में पड़ता है। मसीता वाली से गडरा रोड जो है वो बाड़मेर में पड़ता है। यानी कि मसीता वाली से लेकर हनुमानगढ़ तक इसे निकाला गया, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। किसी नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि किसी नहर का, कोई भी हो सकती है, ये इंदिरा गांधी नहर नहीं, कोई भी नहर है, ऐसी नहर है, ऐसा इसका हिस्सा जिससे जल का उपयोग नहीं किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फीडर कहते हैं। भाई जल जा रहा है, इस नहर का एक क्षेत्र है जिसमें के जल आपने प्राप्त नहीं किया तो वो फीडर कहलाता है। इसके मध्य 8 लिफ्ट व 9 शाखाएं निकालेंगे। 8 लिफ्ट नहर और 9 शाखा। देखो लिफ्ट मैं आपको बता देता हूँ, लिफ्ट का मतलब होता है ऊंचे क्षेत्र। एक जल का क्षेत्र नीचे है जहाँ से ऊंचे क्षेत्र में जल जो है नहीं जा पा रहा है, जल की उपलब्ध व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, जल भेजने के लिए, जल डालने के लिए उस क्षेत्र, जो वो क्षेत्र होता है उसमें एक लिफ्ट, माने कि यहाँ से मोटरों से एक स्थान पर पानी पहुँचा है, फिर हो सकता है हम वहाँ कुंडा, बावड़ी, जोहड़ तालाब जो है वो भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर उससे ऊपर पहुँचा है, फिर वहाँ जोहड़ तालाब, यानी कि मशीन, जैसे लिफ्ट से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो, 1 नंबर दबाए 1 पे पहुँच गए, 2 नंबर दबाए 2 पे, तो वहाँ ऐसा ही है, पहले पानी को लिफ्ट नंबर 1 से पहुँचाएंगे, फिर पानी को 2 पर पहुँचाएंगे, फिर 3 पर, ऊँचे क्षेत्रों में से लिफ्ट से ऐसे पहुँचाएंगे, वो होती है लिफ्ट। इसके प्रथम चरण की जो शुरुआत हुई थी, यानी कि प्रथम चरण जो चलाया गया था वो 1960 में की गई। प्रथम चरण की शुरुआत 1960 में की गई, जिसमें गंगा नहर, हनुमानगढ़, बीकानेर के उत्तरी भाग को शामिल किया गया था, यानी कि गंगा नहर, बीकानेर जो भाग हैं उनको शामिल किया गया। जबकि दूसरी जो शाखा थी, द्वितीय चरण की जो स्थापना की गई, द्वितीय चरण जो शुरू किया गया था वो 1980 में किया गया था। उसमें चूरू जिले का कुछ भाग शामिल किया गया। लिफ्ट नहर के ढाल के विपरीत प्रदान की जाती है, यानी कि बात ध्यान रखना, आप लिफ्ट नहर जो, यानी कि जो दूसरी शाखा गई थी उसमें जैसे बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू के ये जिले जो शामिल किए गए थे, तो लिफ्ट नहर जो है, लिफ्ट नहर के ढाल जो है वो इसके विपरीत बनाई जाती है, विपरीत काम में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि ढाल में तो जल लुढ़क जाएगा, नीचे की तरफ होगा तो जल तो नीचे चला ही जाएगा बहकर, लेकिन विपरीत ढाल यानी कि ऊंचा ढाल जो उसमें जल पहुँचाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, उसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है मशीनों के रूप में पहुंचा जाए, यानी कि जल जो होता है लिफ्ट के द्वारा, जो जल होता है उसे मशीनों के द्वारा ऊपर पहुंचाया जाता है। पहली बार लिफ्ट नहर बाएं किनारे पर स्थित है, यानी कि ध्यान रखना, सभी नहर जो है, सभी जो लिफ्ट आपने बनाई गई है वो लिफ्ट नहरें बाएं किनारे पर हैं, दाएं किनारे पर कोई लिफ्ट नहर नहीं बनाई गई है। यानी कि बाएं किनारा जो है वो ऐसा लगता है कि फिर बायां किनारा, इसका मतलब ऊंचे क्षेत्र पर है, ऊंचे क्षेत्र पर है, इसीलिए वहाँ लिफ्ट बनाई गई। दाएं किनारे पर कोई लिफ्ट नहर नहीं बनाई गई है। देखो, सिंचाई प्रसार के इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विकसित किया, यानी कि सिंचाई प्रसार मतलब, सिंचाई प्रसार का मतलब है यानी कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था हुई, तो पानी की व्यवस्था होता है तो ये प्रदेश जो था, ये प्रदेश ने क्या कर लिया, विकास कर लिया, विकसित हो गया ये प्रदेश, क्योंकि पशुपालन करने लग गया, मुर्गी पालन करने लग गया, कृषि कार्य वो करने लग गया। फसल उगाने के लिए भूमि में सभी रहना महत्वपूर्ण, यानी कि बाकी एक बात, फसल उगाने के लिए भूमि के लिए क्या है कि जल की आवश्यकता थी, तो वो नमी रहना आवश्यक है। भाई आपने जो फसल उगाई, यानी कि फसल उगाने के लिए भूमि में नमी रहना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। तो नमी रहेगी कब? जब आपके जल रहेगा, तो जल के कारण नमी रहेगी, इसलिए उस क्षेत्र में अधिक विकास हो गया। इस क्षेत्र में परियोजना, यानी कि फसलें बोई गई हैं, इस क्षेत्र की जो पारंपरिक, जो पहले प्राचीन काल से इस क्षेत्र की पारंपरिक जो फसलें, उन फसलों में चना, बाजरा, ग्वार जो होता है, ज्वार, ग्वार, बाजरा, वो पहले थी, उनका स्थान, यानी कि पारंपरिक जो पहले प्रारंभ से चली आ रही थी, उन फसलों का स्थान वर्तमान में गेहूँ, कपास, मूंगफली, चावल ने ले लिया है। क्योंकि प्रारंभिक काल में तो सिर्फ इसमें चना, बाजरा, ग्वार होती है। आपने देखा होगा जैसलमेर का जो क्षेत्र है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, उसमें व्यक्ति ग्रीष्म काल में भी वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बाजरे की रोटी खाते थे, बाजरे का प्रयोग करते थे। पहले पानी नहीं था, तो पानी हो गया तो सब चीज़ें, तो प्रारंभिक फसल जो थी जैसे चना है, बाजरा है, ग्वार है, उनका स्थान अब वर्तमान फसलों किसने ले लिया है? जैसे गेहूँ है, कपास है, मूंगफली है, चावल है, इनने स्थान ले लिया।
और जल भराव और मृदा लवणता की समस्या भी अधिक उत्पन्न हो गई है। इंदिरा गांधी नहर का, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से जल आता रहता है तो जल वहाँ भरा रहता है, जल भरा रहेगा तो जल भरा रहने से मृदा में लवणता यानी कि लवणता जो है नमी ज़्यादा रहने लग गई, इसलिए यहाँ पर कई स्थान अगर देखा जाए तो ये समस्या भी अधिक उत्पन्न हो गई है वहाँ लवणता की और मृदा जो है वहाँ में जल भराव की और मृदा, क्योंकि जल भरा रहता है, इंदिरा गांधी नहर से जल आया, नहर में जल निकाल रखा है तो वो जल जाएगा कहाँ, क्षेत्रों में। जब आप नहरों में रोक के रखोगे तो वहाँ जल अधिक आता है, जिससे उसमें लवणता की भी बात होती है। ये था आपका 9th चैप्टर। बाकी आपने जो देखा होगा ये पीछे जो है कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना, क्योंकि ये राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, आपको समझ नहीं आए तो कमेंट्स में बता देना।